हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिएटिविटी अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में। तो ये हमारा जो फर्स्ट यूनिट है इसके साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड जो यूनिट है उसकी पीवाईक्यू सीरीज़ बनाएंगे। तो आपकी जो आज की पीवाईक्यू सीरीज़ नंबर 9 है, तो इसके अंदर हम आज पूरा टॉपिक ही कवर कर देंगे। अपना फर्स्ट वाला जो हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, तो उसके अंदर हमने जितने भी सारे टॉपिक थे वो पहले कवर कर दिए थे और उसके साथ साथ हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ साथ में चल रही थी। तो आज हमारी पीवाईक्यू सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अ क्रिएटिव लर्नर इज़ वन हु इज़। एक रचनात्मक शिक्षार्थी वो है जो, ऑप्शन नंबर 1 है वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड द पेंटिंग। सेकंड है आपका कैपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। थर्ड है वेरी टैलेंटेड इन सिंगिंग एंड द डांसिंग। फोर्थ है कैपेबल ऑफ द डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है कि ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड हो, किसमें, ड्राइंग और पेंटिंग में, है ना, जो ड्रॉ करता हो कुछ या पेंटिंग बनाता हो। सेकंड है कैपेबल ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। गुड मार्क्स का मतलब है जो एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करता है। थर्ड है आपका एक टैलेंटेड बच्चा जो क्या कर सकता है, अच्छे से सिंगिंग या फिर डांसिंग ऐसी परफॉर्मेंस को कर सकता है। लास्ट है आपका एक ऐसा बच्चा जो क्या कर सकता है, एक तरह की डाइवर्जेंट थिंकिंग कर सकता है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब है अपसारी चिंतन कर सकता है, यानी कि जो एक प्रॉब्लम है उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है ना, एक ही समस्या का भिन्न भिन्न रूपों से चिंतन करना। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जब भी हम क्रिएटिव लर्नर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग ही आ जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं कि वह हु इज़ क्रिएटिव लर्नर, तो उसके अंदर आपको ऑप्शन डायरेक्ट भी आ सकती है, कन्वर्जेंट थिंकर, डाइवर्जेंट थिंकर, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटी ऑफ अ क्रिएटिव थिंकर। अब रचनात्मक विचारक की क्या क्या विशेषताएं होती है या क्या क्या गुणवत्ता होती है। फर्स्ट वन है ओरिजिनलिटी, सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग, थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी, फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने अभी ही बात की थी डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो आ जाती है हमारी किसमें, क्रिएटिव थिंकिंग में, तो ये तो ऑप्शन आपकी रहेगी। फिर है ओरिजिनलिटी। ओरिजिनलिटी का मतलब है मौलिकता, है ना, कि जो उसने चीज़ बनाई है वो क्या है, ओरिजिनल है, उसको हम देख सकते हैं ना, विजिबल है, उसको टच कर सकते हैं और उस आज से पहले उस चीज़ को किसी ने बनाया भी नहीं है। ठीक है, तो उसको ही हम क्रिएटिविटी कहते हैं। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उस अपनी बनाई हुई चीज़ को एकदम फ्लेक्सिबल तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसकी आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेस्लर इंडिविजुअल टेस्ट फॉर। ऑप्शन नंबर 1 है क्रिएटिव टेस्ट, सेकंड है अचीवमेंट टेस्ट, थर्ड है एप्टीट्यूड टेस्ट एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जब हम वेस्लर टेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा आ जाता है अचीवमेंट टेस्ट। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अचीवमेंट टेस्ट। तो जब हमने अचीवमेंट टेस्ट की बात की थी तो उस टाइम पे हमने बहुत सारे टेस्ट को डिस्कस किया था, जैसे वेस्लर इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट की हमने बात की थी, है ना। इसको हम WAIT टेस्ट भी बोलते हैं, WIAT, है ना, WIAT टेस्ट नंबर 2 की हमने मोस्टली इसमें बात की थी, जो कि 4 से 85 साल के बच्चों के लिए इन्होंने बनाया था। इसके अंदर चिल्ड्रन, एडोलेसेंस, कॉलेज स्टूडेंट और अडल्ट सारे ही इन्होंने लिए थे और इसके इन्होंने 4 बेसिक दिए थे। 4 बेसिक की भी हमने पहले बात की थी कि रीडिंग, मैथ्स, राइटिंग एंड ओरल लैंग्वेज की इन्होंने बात की थी। उसके बाद एक टेस्ट था आपका कॉफमैन टेस्ट। ठीक है, कॉफमैन टेस्ट, उसमें हमने क्या बात की थी कि ये एक तरह का ऐसा टेस्ट था जो कि 5 से 85 साल के बच्चों के लिए या लोगों के लिए लिया गया था। इसके अंदर हम किसी की जो लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको भी फाइंड आउट कर सकते थे। उसके बाद था आपका वुडकॉक। ठीक है, वुडकॉक टेस्ट, जिसके अंदर हमने बात की थी कि जॉनसन टेस्ट भी हम इसको बोलते थे और इसके अंदर भी हमने बहुत सारी बात की थी कि किसके लिए बनाया गया था। मोस्टली वुडकॉक टेस्ट इसके अंदर बनाया गया था डायग्नोस्टिक करने के लिए, ना, मॉनिटर करने के लिए किसी भी बच्चे को, मैथमेटिक्स में बच्चा कैसा है ना, 2 से 90 साल के जो भी एज ग्रुप था उसको इसमें लिया गया था। एक तरह का ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट था। यहाँ पर क्या किया जाता था, एक तरह का मानक संदर्भित उपकरण था। नॉर्म रेफरेंस मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, नॉर्म रेफरेंस होता है जहाँ पर हम 2 इंडिविजुअल्स को कंपेयर करते हैं, वहाँ वो हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हो जाता है। जैसा हमारा जो मेरिट लिस्ट बनती है उस टेस्ट को ही हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहते हैं।
आई होप आपका यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ साथ आपका एक पी बॉडी इंडिविजुअल अचीवमेंट टेस्ट भी आता है, जो कि क्राइटेरियन बेस्ड टेस्ट आपका रहता है। फिर वाइड रेंज अचीवमेंट टेस्ट भी आपका आता है एक, ठीक है। इस तरह से आपके बहुत सारे टेस्ट आते हैं टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज गिवन बाय। तो अभी हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो टेस्ट है वो किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 है आपका एरिस्टोटल, सेकंड है सुकरात, थर्ड है प्लेटो, फोर्थ है ननपतीस। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुकरात। सुकरात ने ही क्या दिया था? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दी थी, और वेस्टर्न फिलॉसफी के फादर भी इनको कहा जाता है। फिर एरिस्टोटल की अगर हम बात करें तो नेचुरलिस्ट के फादर, और उसके बाद अगर प्लेटो की बात करें तो ये आइडियलिज्म के फादर है। ये हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द स्टेप ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। ऑप्शन 1 है आपका वेरिफिकेशन, प्रेपरेशन, इल्यूमिनेशन, इंक्यूबेशन एंड द कंसंट्रेशन। तो ये कुछ एक आपके पास यहाँ पर टर्म्स दी गई है, इनको आपने अरेंज करना है। तो इसमें से देखिए, जब हमने बात की थी किसके बारे में? डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। उस टाइम पे हमने बोला था कि जब भी कोई थिंकिंग कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो क्या करता है, कुछ एक प्रोसेस होता है, रचनात्मक प्रक्रिया को वो परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? सबसे पहले वो करेगा आपकी प्रेपरेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा? प्रेपरेशन। तो बी देखो कहाँ है, बी हमारा 2 और 3 दोनों में है। फिर उसके बाद हमने बोला था कि वो सबसे पहले तैयारी करेगा कि मुझे क्या करना है, लॉजिक को यूज़ करेगा, है ना। फिर उसके बाद वो इंक्यूबेशन करेगा, सेकंड डी। तो डी किसके पास है? डी, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? उसके बाद इंक्यूबेशन करेगा। इंक्यूबेशन करने के बाद वो क्या करेगा? इंक्यूबेशन करने के बाद वो इल्यूमिनेशंस करेगा, और फिर आपकी वेरिफिकेशन करेगा। फिर आपका बचाता है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन आपका कहाँ आ जाएगा? कंसंट्रेशन आपका आ जाएगा प्रेपरेशन के साथ, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की थी आपकी प्रेपरेशंस की, तो प्रेपरेशन के साथ ही आपका क्या आ जाएगा? प्रेपरेशन जब हम करेंगे, प्रेपरेशन के बाद ही हमारा आता है ऑप्शन नंबर ई, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बाद हमारा आता है उसके बाद इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन के बाद आता है एल्यूमिनेशन, और फिर आता है हमारा वेरिफिकेशन। तो ये मैंने आपको यहाँ पर नया ऐड किया है, जो हमने जिस टाइम हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था उस टाइम पे ये नहीं लिखा था मैंने, वहाँ पर मैंने आपको 4 ही स्टेप्स में करवाया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि जो आपका कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन आपका आ जाता है सेकंड स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप का मतलब क्या हो गया आपका? प्रेपरेशन के बाद आप कंसंट्रेशन करोगे, ध्यान लगाओगे चीज़ों को देखने के लिए ना। उसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए क्या कर दोगे? स्टक हो जाओगे, कुछ भी नहीं सोचोगे, वो आपका इंक्यूबेशन हो जाता है। फिर है एल्यूमिनेशन, यानी कि आपको कुछ आइडियाज़ आएंगे, कुछ सॉल्यूशन आएंगे माइंड में। फिर वेरिफिकेशन, फिर आप देखोगे, या वेरिफिकेशन का मतलब है सत्यापन, ठीक है, कि किस तरह के जो हमारे विचार है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम ये करेंगे, ठीक है। इस तरह के आपके अंदर बहुत सारे विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आपका आया प्रेपरेशन, फिर आपका आया कंसंट्रेशन, फिर आपका आया इंक्यूबेशन, एंड फिर आपका आया एल्यूमिनेशन, एंड फोर्थ आपका आया वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएटिविटी इन क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू। छात्रों को अवसर प्रदान करके कक्षा में रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। किस मेथड से, है ना? क्या ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अवसर मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके क्लासरूम के अंदर। फर्स्ट है क्रिएटिविटी इन आवर क्लासरूम कैन बी इंक्रीज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू। इसमें क्या कर सकते हैं? क्रिएटिविटी हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। सेकंड है ज्वाइंट स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, कुछ उनके लिए अचीवमेंट टेस्ट वगैरह बना देंगे। थर्ड है इंक्रीज ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। अब बच्चों के अंदर हम इंक्रीज कर सकते हैं थिंकिंग को, कि ओरिजिनल डिस्कवरी वो कैसे कर सकते हैं, थिंकिंग कैसे कर सकते हैं। फोर्थ है डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल, उनके अंदर गुड टेस्ट टेकिंग स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इंक्रीज ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग। जब बच्चों के अंदर हम ओरिजिनल थिंकिंग और डेवलपमेंट थिंकिंग जो होगी उसको डेवलप करेंगे, तभी बच्चे क्या कर पाएंगे? क्रिएटिविटी को समझ पाएंगे और क्रिएटिव बन पाएंगे।
नेक्स्ट है द फर्स्ट स्टेप इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट। अब बात आती है अचीवमेंट टेस्ट की कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में पहला कदम क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी हम कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं। फर्स्ट है आपका सिलेक्ट अ वेराइटी ऑफ आइटम, सेकंड है डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, थर्ड है ड्रॉ अप और टेबल ऑफ अ स्पेसिफिकेशन, फोर्थ है आपका डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट टू यूज, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। या तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट और वेराइटी ऑफ आइटम, यानी कि हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है कि हमने कौन सी आइटम, आइटम का मतलब है यहाँ पर एक क्वेश्चन से कि हमने क्या क्वेश्चंस लेना है। या हम क्या करेंगे डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स, कि हम पहले डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है ना, किस पे हमने टेस्ट बनाना है। या आप क्या करोगे ड्रॉ अप और टेबल ऑफ और स्पेसिफिकेशन, ये क्या आपने रखना है अपने टेबल के अंदर, आप इसको पहले देखोगे। या डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, या ये डिसाइड करोगे कि मुझे ऑब्जेक्टिव टेस्ट बनाना है या सब्जेक्टिव टेस्ट बनाना है। तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दिमाग में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं कि हमारा एंड गोल क्या होगा किसी चीज़ को लेके। जब भी हम टेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट्स को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर आपका सेकंड जो स्टेप आता है वो आता है आपका डिज़ाइन। फिर सेकंड स्टेप पे आप क्या करोगे, डिज़ाइन करोगे। डिज़ाइन का मतलब है आप वेटेज देखोगे ना, वेटेज देखोगे आप यहाँ पे। वेटेज में क्या देखोगे आप, है ना, लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कितना रखना है ना, कितनी यूनिट्स रखनी है, यूनिट्स के अंदर सब यूनिट्स को कितना इंक्लूड करना है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पर देखते हैं, ये हम देखते हैं डिज़ाइन में। फिर आप बनाते हैं ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि हम डिज़ाइन करते हैं एक तरह का क्वेश्चन पेपर। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम राइट करेंगे क्वेश्चंस को, है ना, क्वेश्चंस को हम राइट करेंगे किस पैरामीटर पर हमने क्वेश्चंस रखने हैं ना, हमने बच्चों की क्या चेक करनी है, अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है, नॉलेज चेक करनी है, तो उस बेस पर हम क्वेश्चंस को रखेंगे। फिर हम करते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम में ही हम हर आइटम को नंबर देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये 1 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। एंड लास्ट में हम करते हैं क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। अब हम करेंगे क्वेश्चन के एनालिसिस कि हमने जो बनाया है पूरा क्वेश्चन पेपर या जो हमने पूरी एक अचीवमेंट टेस्ट बनाया है वो क्या है, सारे जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपके टोटल 6 स्टेप होते हैं जब भी आप कभी अचीवमेंट टेस्ट बनाते हो। सबसे पहला स्टेप हो गया आपका कि आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करोगे। फिर आप डिज़ाइन करोगे, डिज़ाइन के अंदर आप वेटेज देखोगे कि मुझे कितना क्या डालना है ना। फिर आप ब्लूप्रिंट तैयार करोगे, ब्लूप्रिंट का मतलब है क्वेश्चन पेपर टाइप तैयार करोगे। फिर आप बनाओगे उसके बाद क्वेश्चंस कैसे, पैरामीटर के आधार पर कि बच्चों की नॉलेज चेक करनी है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है। इस तरह से आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को बनाओगे। फिर आप उसका मार्किंग स्कीम देखोगे कि कितनी आइटम्स डालनी है ना, कितने कितने टाइम तक बच्चों का टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे। और एंड में आप उसको एनालाइज करोगे। ये आपका पूरा स्टेप रहता है किसी भी, जब आप अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट है आपका विच कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ गुड टेस्ट हैव। अब एक अच्छे प्रशिक्षण में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। एक अच्छा जो टेस्ट है हम किसको बोलेंगे कि ये टेस्ट, ये बहुत अच्छा टेस्ट है ना, उसके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट है आपका यूजेबिलिटी, सेकंड है रियलेबिलिटी, थर्ड है वैलिडिटी, फोर है ऑल ऑफ दीज। तो ये सारी ही कंडीशन ज़रूरी होती है एक टेस्ट को एक अच्छा टेस्ट कहने के लिए या बेहतर टेस्ट बताने के लिए। अगर हम बात करें यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी का मतलब क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव टेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी उस टेस्ट में नहीं होनी चाहिए, तो उस टेस्ट को ही हम क्या बोलेंगे, यूजेबिलिटी। फिर है रियलेबिलिटी। रियलेबिलिटी का मतलब है कि उसके अंदर एक जो उसका स्कोर करने का तरीका है, वो अगर एक टीचर कर रहा है तो वो भी उसमें उतने ही मार्क्स दे, अगर कोई अदर टीचर कर रहा है वो भी उसमें उतने ही मार्क्स दे। अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रियलेबल वो टेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि अगर एक टीचर उसमें 10 मार्क्स दे रहा है तो दूसरे को भी 10 देने पड़ेंगे अगर आपने 10 के 10 क्वेश्चन सही किए हैं। बट अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होगा जहाँ पर आप खुद से एक्सप्लेन करते हो ना, 5 नंबर का आपका कोई क्वेश्चन है, तो टीचर क्या करेगा, आपके बहुत सारे देखेगा कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो क्वेश्चन को, है ना, कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो, तो उस बेस पे कहीं आपको 4 नंबर भी दे सकते हैं, कहीं आपको 5 नंबर भी दे सकते हैं। तो वो क्या है, वहाँ पर क्या है, आपकी रियलेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो रियलेबिलिटी का मतलब है कि एक ऐसा टेस्ट बनाना है, अगर एक टीचर आपका कहीं पर एक अलग जगह पे चेक कर रहा है, दूसरा कहीं अलग जगह पे चेक कर रहा है, बट दोनों ही उसमें क्या करेंगे, सेम मार्क्स देंगे, तो उसको हम रियलेबल टेस्ट कहेंगे।
फिर है आपका वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब है कि आपकी जिस योग्यता के लिए वो टेस्ट बनाया गया है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन उसके अंदर आने चाहिए। अगर कोई टेस्ट आपकी मेंटल एबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए बनाया गया है तो उसमें उस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि उसमें आपकी जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग देखेंगे या कुछ और चीज़ देखेंगे, इस तरह की चीज़ों को उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि क्या रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी में डिफरेंस होता है। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाउंडर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। अब समस्या समाधान पद्धति के संस्थापक, पहले हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में हमने किसकी बात की थी, सुकरात की बात हमने की थी। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की हम बात कर रहे हैं। अब इसको किसने दिया था, ऑप्शन 1 है जीरोज पोलिया, सेकंड है सोक्रात, थर्ड है सीवी रमन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 जीरोज पोलिया। तो इन्होंने ही क्या किया था, समस्या समाधान क्षमता पर आधारित जो टेस्ट है उसको बनाया था, ठीक है। इनका क्या समस्या समाधान पद्धति के संस्थापक इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है ना उसके फादर भी इनको माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 4 कुछ स्टेजेस दी थी जिसके बेसिस पर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इज बेस्ड अपॉन, समस्या समाधान विधि किस पर आधारित होती है। ऑप्शन 1 है कॉग्निशन, सेकंड है साइकोमोटर, थर्ड है इमोशन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, उसके बाद हम किसी एक जो है कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो इसमें हमारा दिमाग का यूज़ होता है, यानी कि कॉग्निशन। कॉग्निशन का मतलब ब्रेन, माइंड, ठीक है। फैक्ट्स यूज़ हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो फैक्ट्स किसके अंदर आते हैं, हमारे कॉग्निशन के अंदर आते हैं। अगर हम साइकोमोटर की बात करें तो साइकोमोटर का मतलब है कि जब हम अपने हाथों का कोऑर्डिनेशन किसी चीज़ के साथ अच्छे से बिठा ले तो वो हमारी साइकोमोटर स्किल के अंदर आ जाती है। इसमें भी हमारी 2 तरह की स्किल आती है, एक फाइन मोटर स्किल और दूसरी हमारी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन का मतलब जो हम सूक्ष्म काम करते हैं ना, जैसे सिलाई करनी होगी, पेन से लिखना हो गया। ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, कुछ बड़ा काम करना हो गया ना, तो वो हमारी साइकोमोटर के अंदर आ जाती है। जैसे क्लाइंब करना हो गया, कहीं चढ़ना हो गया ऊपर दीवार पे, तो या कोई भारी सामान उठाना हो तो वो क्या होगी, ग्रॉस मोटर स्किल। फिर हम इमोशंस की बात करते हैं, इमोशन जहाँ पर हम फीलिंग्स मतलब अपने दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं ना, दिल से डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारा इमोशन आ जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका कॉग्निशन है। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से या इस चैप्टर से बन सकते थे मैंने वो आपके लिए बनाए हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ना, बार बार इसको रिवाइज करना, तो इसमें आपके मैक्सिमम सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।